Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1 the Harappan civilization। बेटा जो हरप्पन civilization है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट civilization में से एक है। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट civilization की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? चाइनीज़ वैली civilization, इंडस वैली civilization जिसे हम हरप्पा भी कहते हैं, नाइल वैली civilization और मेसोपोटामियन civilization। तो आज के इस चैप्टर में हम किसको पढ़ेंगे? हरप्पन सिविलाइजेशन को। बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन को। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो अर्ली मैन हुआ करता था वो स्टोन टूल्स बनाया करता था हंटिंग के लिए, है ना। तो पहले स्टोन टूल्स से काम लिया करते थे। एनिमल को मारना हो, उसे हंट करना हो, फ्रूट को कट करना हो, नट्स को तोड़ना हो, सबके लिए क्या यूज़ किए जाते थे? स्टोन्स। पर बाद में धीरे से मैन ने मेटल को यूज़ करना भी सीखा। अगर हम स्टोन और मेटल को कंपेयर करें तो बेटा बच्चा भी बता देगा कि मेटल ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है एज़ कम्पेयर टू स्टोन। और मेटल से आप बहुत सारे टूल्स, इम्प्लीमेंट्स बना सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं। तो एक टाइम ऐसा था सिर्फ हम स्टोन को यूज़ किया करते थे टूल्स के लिए, बाद में हम मेटल्स को भी यूज़ करने लगे। जो पहला मेटल डिस्कवर किया गया वो था कॉपर, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक स्टोन इम्प्लीमेंट्स के साथ साथ कॉपर का भी यूज़ हुआ। मतलब ऐसा नहीं था कि एक बार में सारे स्टोन टूल्स डिस्प्लेस हो गए और सारे कॉपर के बन गए। स्टोन कॉपर पैरेलली यूज़ किया जा रहा था। तो वो टाइम जब मानव ने कॉपर और स्टोन टूल दोनों का यूज़ किया, उस टाइम को हम कहते हैं चालकोलिथिक पीरियड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्सप्लेन इन वन लाइन और बताओगी चालकोलिथिक पीरियड क्या था, तो आप क्या बोलेंगे कि जब मैन स्टोन और कॉपर दोनों के टूल को यूज़ करता था, उस टाइम को हम कहते थे चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है। चलें आगे। बाद में फिर मैन थोड़ा सा और एडवांस हुआ, उसने कॉपर को मिक्स किया टीन के साथ, जिंक के साथ, और एक अलॉय, एक मिक्सचर को प्रोड्यूस किया जिसे क्या कहा गया? ब्रोंज। देखो पहला मेटल हमें मिला कॉपर, हम कॉपर के साथ काम चला रहे थे, बहुत खुश भी थे कि भैया ये ड्यूरेबल है, अच्छा है स्टोन के कंपैरिजन में। पर बाद में जब हम थोड़े से और एडवांस हुए बेटा, तो हमने देखा कि हम कॉपर में टीन या जिंक में से कुछ मिला सकते हैं जिससे स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ सकती है मेटल की। तो हमने एक एलॉय बनाया। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है 2-3 मेटल का। तो एलॉय बना। कौन सा एलॉय बना? ब्रोंज। ब्रोंज ज़्यादा हार्डर था, ज़्यादा डक्टाइल था। डक्टाइल बोले तो उसको पीट पीट के आप बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते थे, है ना। हम उसे पीट पीट कर उसकी पतली तारें, उसकी पतली शीट बना सकते थे, ठीक है। और ये ज़्यादा सूटेबल भी था टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए। और इस तरीके से जब हमने देखा कि ब्रोंज ज़्यादा अच्छा है तो ब्रोंज की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रोंज, ब्रोंज की इम्पोर्टेंस की वजह से जो ग्रोथ थी फर्स्ट सिविलाइजेशन की वो होने लग गई। कि ग्रोथ के पीछे का कारण ब्रोंज था, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हमने क्या कहा? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। बाद में क्या सीखा मानव ने, इंसान ने, मैन ने, कि भाई कॉपर को मिक्स कर दो टीन या जिंक के साथ तो एक अच्छा मजबूत अलॉय बनेगा जिसका नाम होगा ब्रोंज। ब्रोंज डक्टाइल था, अच्छे टूल्स, वेपन्स बनाए जा रहे थे इससे। तो इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को ही हमने क्या कहा? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। यहाँ से पढ़ो। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रोंज इन द ग्रोथ ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन की ग्रोथ में ब्रोंज के इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम ही रख दिया ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। बेटा 2500 BC तक 4 ब्रोंज एज सिविलाइजेशन आई। मतलब देखो आज हम 2024 पर है, उसके पहले हम जाएंगे तो हमें मिलेगा 1 AD, और 1 AD से भी जब आप 2500 ईयर बैक चले जाएंगे बिफोर क्राइस्ट, है ना। 1 AD हम बोलते हैं क्राइस्ट वाले एरा, यहाँ से शुरू होता है कॉमन एरा, है ना। तो कॉमन एरा के 2500 साल पहले जब आप यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि 4 ब्रोंज एज सिविलाइजेशन एमर्ज हुई थी। पहली हरप्पन सिविलाइजेशन जो इंडिया पाकिस्तान में थी, दूसरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो
यूफ्रेटिस और टिग्रिस जो रिवर है उसके बैंक के बीच में थी। यूफ्रेटिस टिग्रिस रिवर के बीच में थी, जहाँ पर आज मॉडर्न डे इराक है। तीसरी सिविलाइजेशन चाइनीज़ वैली सिविलाइजेशन थी, या चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी, जो हुआंगहो और यांग्स रिवर की वैली में थी। तीसरी सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, जिसे हम नाइल वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो नाइल रिवर के बैंक पे थी। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पर थी? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, जहाँ पर आज मॉडर्न डे इराक है। चाइनीज सिविलाइजेशन थी हुआंगो और यांग्स रिवर की वैली में। इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी नाइल रिवर में, इजिप्ट में। ठीक है बेटा, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसे कहा जाता है दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन। ये कहाँ पर हुई? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इंडिया के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट रीजन में। क्योंकि जब आप हड़प्पन साइट्स को देखोगे, भले वो धोलावीरा हो, लोथल हो, मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, ये सब हमें उसी एरिया में मिलते हैं, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन में मिलते हैं। इसे किस नाम से भी जानते हैं? हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। इसे कई बार हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि पहली जो साइट यहाँ पर मिली थी हमें वो थी हड़प्पा। इसे कब डिस्कवर किया गया था बेटा? 1921 में। वेस्ट पंजाब जो आपके पाकिस्तान में है, वहाँ पर 1921 में हमने डिस्कवर किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन की पहली साइट को, या इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट को। इसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्योंकि जो इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स थी जो शुरुआत में एक्सकवेट की गई, वो रिवर इंडस के किनारों पर ही थी, रिवर इंडस की वैली में ही थी। तो फिर से ध्यान से सुनो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसे पहली सिविलाइजेशन माना जाता है। ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इसका जो नाम है वो इसकी पहली मेजर सिटी जो डिस्कवर की गई थी 1921 में, पहले प्रोविंस के नाम पे रखा गया है, जिसका नाम था हड़प्पा, जो आज पाकिस्तान में है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि शुरुआत के दौर में जो एक्सकवेशन हुए उसमें हमने देखा कि जो मेजर साइट्स थी वो किसके बैंक पर ही थी? इंडस रिवर के बैंक पर ही थी। तो बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी हुई 20th सेंचुरी में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था इंडिया की हिस्ट्री के लिए। इस टाइम तक ऐसा बिलीव किया जाता था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बिगिन हुई विद द एडवेंट ऑफ आर्यंस, जब आर्यंस इंडिया में आए और यहीं से इंडिया की हिस्ट्री बिगिन हुई। पर जब हमने देखा 20th सेंचुरी की शुरुआत में 1921 में, जब पहला साइट हमने मिला एक्सकवेशन के बाद, जिसे हम हड़प्पा कहते हैं, उसके मिलने के बाद तो भैया हिस्ट्री में ड्रास्टिक चेंज आए। क्या ड्रास्टिक चेंज आए? कि कहाँ तो हमें कहा जाता था कि विद द एडवेंट ऑफ आर्यन के इंडिया आने से ही इंडिया का एडवेंट हुआ है, मतलब इंडिया शुरू हुआ है या इंडिया की हिस्ट्री यहीं से है। पर ये सब गलत साबित हुआ इंडस वैली की सिविलाइजेशन की डिस्कवरी से। जो डिस्कवरी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसने इंडिया को हज़ारों साल पहले पहुंचा दिया। मतलब आर्यंस के एडवेंट के पहले और पहले हमेरी हिस्ट्री को पहुंचा दिया। वो भी बेटा 100-200 साल पहले नहीं, हज़ारों साल पहले। So as to put it at par with other oldest bronze civilization of the world, जो वर्ल्ड में दूसरी नॉन ब्रोंज सिविलाइजेशन थी, वहाँ तक हम पहुँच गए। कौन कौन सी थी? ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये समझ में आया बेटा? जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई 20th सेंचुरी में, ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट था इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि इस टाइम तक हमें ऐसा बिलीव था, ऐसा हम मानते थे कि हमारे इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है एडवेंट ऑफ आर्यन से। पर जब डिस्कवरी हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इसने हमारे इतिहास को लगभग 1000 साल पहले पहुंचा दिया और हमें भी पुरानी सिविलाइजेशन के समकक्ष खड़ा कर दिया। वो पुरानी सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो वर्ड कल्चर है, इसका मीनिंग क्या है, इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से यूज़ किया है? आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें यूज़ किया है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनका स्टाइल यूनिक था, डिस्टिंक्ट था, बाकी एरियाज़ में जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे उससे बिल्कुल अलग था, जो इसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में मिले एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। उन सब डिस्टिंक्ट यूनिक ऑब्जेक्ट के लिए किस चीज़ का यूज़ किया? आर्कियोलॉजिस्ट ने कल्चर का।
अगर आप हड़प्पन कल्चर की बात करें तो ये जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट थे वो थे हड़प्पन सील, वेट, स्टोन ब्लेड्स और बेक्ड ब्रिक। तो भाई आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन को कौन से ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे अलग किया जो आपको बिल्कुल डिस्टिंक्ट लगे? वो थे सील, हड़प्पन्स के पास अपनी प्रॉपर सील होती थी, वेट्स होते थे, स्टोन की ब्लेड बनाई थी इन्होंने, और बेक्ड ब्रिक्स पकी हुई ईंट पे ये काम करते थे। अब अगर हम सोर्सेज की बात करें बेटा, तो हमारा जो नॉलेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्ड में, ये पूरा के पूरा किस पे बेस करता है? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे। अभी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मतलब खुदाई के बाद जो हमें वहाँ क्या मलबा मिला है, मिट्टी मिली है, पॉट्स मिले हैं, क्या क्या मिला है, बिल्डिंग मिली है, पॉटरी बोले तो मटके वगैरह, थाली वाली जो मिट्टी की बनाई जाती थी वो, स्कल्पचर मूर्तियाँ मिली हैं, सील मिली है, जो सेमेट्री मिली है। सेमेट्री मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। तो वहाँ की बिल्डिंग, पॉटरी, स्कल्पचर, सील, सेमेट्री को देखकर हम बता सकते हैं कि भाई उस सिविलाइजेशन में रफली ऐसी चीज़ें थी। अगर हम सोर्सेस की बात करेंगे, वो कौन से स्रोत हैं जिससे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ही हैं। उन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में आती हैं बिल्डिंग, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, सील, सिमेट्रीज, है ना। क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड तो इनफ हमें अवेलेबल भी नहीं हुए हैं, और जो अवेलेबल हुए हैं ना बेटा, उन्हें हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ सील्स वर डिस्कवर्ड, बहुत सारी सील्स यहाँ पर मिली हैं जिनके ऊपर कुछ लेटर एनग्रेव है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, पर ये जो स्क्रिप्ट है इसे अभी तक हम डिसिफर नहीं कर पाए हैं, अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए हैं। डेसिफर का मीनिंग समझ में आया? जिसको आज तक हम डिकोड नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो मेजर सोर्स है हमारी इन्फॉर्मेशन के हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्ड में, वो फॉलोइंग है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज नहीं है बेटा, सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे द ग्रेट बाथ को। तो जो ग्रेट बाथ है वो लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग है मोहनजोदड़ो का। देखो, हड़प्पा एक सिटी मिली, उसके बाद क्या मिला? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग मिली है हमको, किसके रूप में, किसके फॉर्म में? ग्रेट बाथ के फॉर्म में। जैसे आज हम स्विमिंग पूल देखते हैं ना, लगभग कुछ कुछ वैसा ही है। स्विमिंग पूल बहुत बड़ा होता है, उतना बड़ा तो नहीं है पर छोटा भी नहीं है। ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है, कोर्टयार्ड में है, जिसके चारों तरफ कॉरिडोर है, चारों साइड पे कॉरिडोर है। 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स है, मतलब दो तरफ से आप नीचे उतर सकते हो, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। जैसे ये टैंक है तो एक यहाँ से आप उतर सकते हैं, एक यहाँ से आप उतर सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ और साउथ बोला है तो ऐसे देखो, ये रहा टैंक, एक सीढ़ियाँ यहाँ बनी हुई हैं, दूसरी सीढ़ियाँ यहाँ बनी हुई हैं। फिर से जो ग्रेट बाथ है वो एक लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग है मोहनजोदड़ो की। इसका शेप रेक्टेंगुलर है, ये कोर्टयार्ड में है, आसपास कॉरिडोर हैं, चारों साइड में कॉरिडोर हैं, 2 फ्लाइट है स्टेप्स की, जिसकी थ्रू, सीढ़ियों के थ्रू आप नीचे उतर सकते हो, एक नॉर्थ में एक साउथ में है। और इस पूल को वाटर टाइट बनाने के लिए, अब देखो इसमें इतना सारा पानी रहेगा तो पानी बाहर ना निकले, लीकेज ना हो, उसे वाटर टाइट बनाने के लिए बर्न ब्रिक्स, पकी हुई जो ईंट है उनका यूज़ किया गया है। मोटर लाइंड विथ बिट्यूमिन एंड जिप्सम, जिप्सम बिट्यूमिन से उसको लाइन किया है, मतलब उसके ऊपर एक लेयर लगा दी गई है जिससे कि पानी अंदर ही रहे, बाहर की तरफ। अब बेटा आपने टैंक तो बना दिया, उसे वाटर टाइट भी बना दिया। अब उसमें किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की। तो वाटर कहाँ से आता था? तो वाटर आता था कुएं से। एडजेसेंट रूम में, पास ही एक रूम है, उसमें जो कुआं है उससे यहाँ पर इस टैंक में पानी आता था। सराउंडिंग द बाथ वर पोर्टिको एंड सेट ऑफ रूम, वहाँ पर पोर्टिको है, रूम्स हैं, स्टेयर वे है जिससे आप अपर स्टोरी पर जा सकते हो, चेंजिंग रूम भी है, ठीक है। तो जो वाटर है वो कहाँ से आता है? वेल से आता है। इस बात के आसपास पोर्टिको है, पोर्टिको मतलब होता है कवर्ड एंट्रेंस। सेट ऑफ रूम्स है, रूम्स भी बने हुए हैं जिन्हें हम चेंजिंग रूम भी कह सकते हैं, स्टेयर वे है जिससे आप ऊपर की स्टोरी में जा सकते हैं। कुछ स्कॉलर का बिलीव ये है, अब यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, कि जो रूम्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते थे मेंबर्स ऑफ, ये क्या लिखा है पता नहीं, प्रीस्टहुड, मतलब जो पुजारी वगैरह होते थे उनके लिए। जबकि दूसरों का कहना ये है ये जो रूम है वो क्लॉथ चेंज करने के लिए बनाए गए होंगे। जो रूम बनाए गए हैं, कुछ लोगों का कहना है ये प्रीस्टहुड के लिए होंगे, तपस्या वगैरह करने के लिए होंगे,
कुछ लोगों का कहना है नहीं ये चेंजिंग रूम हुआ करते होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसके बहुत सारे डिस्टिंक्टिव फीचर हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि भाई इस जो बात है, ये जो ग्रेट बात है, इसके अंदर हम किसी पूर्णिमा, अमावस्या या किसी स्पेशल डेट पे या स्पेशल इवेंट पे हम लोग बात लेते होंगे। ठीक है, रिचुअल बात बोले तो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ बात यहाँ पर लेते होंगे। कौन? उस टाइम के लोग। पीडीएफ बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान दिया करोगे कि कैसा पीडीएफ बना रहे हो। ठीक है, तो जो ग्रेट बात है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, और ये हमें उस टाइम के लोगों की लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता है। लोग कैसे थे, कल्चर कैसा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। चलो तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन है ग्रेट बात का वो हमें ये बताता है कि सर्टेन डिग्री ऑफ परफेक्शन तो इन लोगों ने अचीव कर लिया था, क्योंकि ग्रेट बात जैसा स्ट्रक्चर बनाना कोई आसान काम नहीं था। उसको वाटर टाइट बनाना, बिटुमिन का यूज़ करना, जिप्सम का यूज़ करना, चेंजिंग रूम बनाना, अपर स्टोरी बनाना, तो ये सब कुछ देख के हमें ये लगता है कि सर्टेन डिग्री ऑफ परफेक्शन तो इनमें आ गई थी। अब इतना बड़ा जो मैसिव स्ट्रक्चर बना है तो ये कैसे बना होगा? हम तुम तो नहीं बना सकते, तो मतलब कोई ना कोई रूलिंग क्लास रही होगी जिसने लेबर को मोबिलाइज़ किया होगा, रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ किया होगा, तब जाके तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना होगा। ऐसे ही आसानी से तो एक दो व्यक्ति तो नहीं बना देते। तो रूलिंग क्लास ज़रूर हुआ करती होगी उस टाइम में। जो डिज़ाइन था ग्रेट बात का वो ये भी बताता है कि भाई एफिशिएंट प्लानिंग की गई थी। ठीक है, वाटर सप्लाई कैसे होगी, सीवेज डिस्पोजल कैसे होगा, मतलब उठ के कुछ भी कर देने वाली बात नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अगर एक ग्रेट बात जैसा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है तो उसके पीछे हम मान सकते हैं कि भैया एफिशिएंट प्लानिंग भी की गई होगी, है ना। पानी कहाँ से आएगा, वाटर सप्लाई कहाँ से मिलेगी, वाटर डिस्पोजल, मतलब जो एक बार नहाने के बाद सारे लोगों ने बात लिया उसके बाद उस पानी को डिस्पोज कहाँ करेंगे, इस सब के लिए सोचा होगा। बेटा ये पॉइंट कह रहा है कि बहुत सारे स्कॉलर्स बात के लिए भी एग्री थे कि ये जो बात था, ग्रेट बात था, ये रिलीजियस पर्पसेस से भी जुड़ा हुआ था। और ये इस बात को हमें बताता है कि सेरिमोनियल बाथिंग आज कल की बात नहीं है, हज़ारों सालों से हमारे इंडिया में प्रैक्टिस की जाती थी, है ना। सेक्रेट टैंक में लोग नहाया करते थे, पूल्स में, रिवर्स में, मतलब ये आजकल की बात नहीं है, इमॉर्टल बात है। बहुत पुराने टाइम से हम ये करते आए हैं। आज भी लोग कुंभ जा रहे हैं अपने पापों को धोने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए, तो पहले भी ऐसा था। फिर नेक्स्ट फीचर है कि बहुत प्लानिंग की गई होगी इसको बनाने में, इसको कंस्ट्रक्ट करने में। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ब्रिक्स का यूज़ किया गया था, सन ड्राइड थी, बेक थी, और उन जो ब्रिक्स थी उनका एक स्टैंडर्ड साइज़ था, मतलब सारी ब्रिक्स एक ही साइज़ की थी। अब हम सिटाडल को पढ़ेंगे। तो जो रेस्ड एरिया हुआ करता था हड़प्पन सिटीज़ में उसे कहा जाता था सिटाडल। पूरी जो कंट्री, मतलब पूरा जो स्टेट, पूरा जो प्रोविंस हुआ करता था, पूरी जो सिटी हुआ करती थी, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। एक सिटाडल, हाँ सिटाडल जो थोड़ा सा रेज्ड एरिया होता था। ठीक है, तो इट ओन्ड इट साइड टू द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई जाती थी। तो किसी भी सिटी का, इंडस वैली की किसी भी सिटी का जो रेस्ड एरिया होता था, एक मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म को बनाकर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती थी, उसे क्या कहते थे? सिटाडल। अब सिटाडल थोड़ा सा रेस्ड एरिया पे होता था, और ऐसा भी माना, मतलब प्रूव हुआ है कि यहाँ पर रूलिंग क्लास के हाउसेस हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जैसे ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, मतलब जहाँ अनाज को भर के रखा जाता था, असेंबली हॉल था, वर्कशॉप थी। तो सिटाडल में किस किस के घर हुआ करते थे बेटा? रूलिंग क्लास की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग वहाँ पर हुआ करती थी, ग्रेट बाथ हुआ करता था, ग्रेनरी थी, एक असेंबली हॉल था, वर्कशॉप्स थी। जो सिटाडल है वो हमें बहुत सारी यूज़फुल इंसाइट देता है। पहली इंसाइट है, सिटाडल ये बताता है कि टाउन प्लानिंग एक प्रॉपर वे में चलती थी, एलॉबरेट प्लानिंग हुआ करती थी, है ना। उसके बाद ही सिटीज़ को डेवलप किया जाता था। ऐसे कहीं पे भी कुछ भी ऊटपटांग तरीके से घर नहीं बना दिए जाते थे, किसी भी सिटी को डेवलप करने के लिए एलॉबरेट प्लानिंग की जाती थी। ये सिटाडल को देख के हमें पता चलता है। एंड जस्टिफाइज दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज एन हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिटाडल को देख के ऐसा लगता है, या सिटाडल ये जस्टिफाई करता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या हुआ करती थी? एक अर्बन सिविलाइजेशन।
बेटा जब हम स्पेसिफिक बिल्डिंग को देखते हैं, हाउसेस को देखते हैं रूलिंग क्लास के, तो ये इंडिकेट करता है कि भाई किसी ना किसी टाइप की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो हुआ करती होगी। और बेटा ग्रेट बात जैसे स्ट्रक्चर का बनना बिना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, कुछ घर सिटाडल एरिया में, कुछ लोअर टाउन में या लोअर एरिया में से ये भी पता चलता है कि सोशल क्लासिफिकेशन भी था। मतलब जो रिच लोग हुआ करते थे वो सिटाडल एरिया में रहते थे, पुअर लोअर एरिया में, लोअर टाउन में रहते थे। तो ये भी प्रूफ होता है सिटाडल को देख के कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी थी और सोशल क्लासिफिकेशन भी हुआ करता था। सिटाडल में जो बिल्डिंग्स हैं शायद, प्रोबेबली मतलब होता है शायद, वो पब्लिक पर्पसेस के लिए बनी होंगी। जैसे ग्रीनरी पब्लिक पर्पस के लिए बनी थी, ग्रेट बात में भी हर व्यक्ति बात ले सकता था। अब हम सील्स की बात करेंगे तो सील्स यूज़ हुआ करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्टिस्टिक स्किल्स को बताती हैं। लगभग 2000 सील हमें मिली हैं और अभी तो ऐसा कहते हैं कि पूरी एक्सकवेशन हुई भी नहीं है। इतनी जितनी एक्सकवेशन हुई उसमें हमें 2000 सील मिली हैं। इसमें से जो मेजॉरिटी हैं उनमें शॉर्ट इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, किसी पे वन हॉर्न राइनोसोरस बना हुआ है, नहीं वन हॉर्न बुल, राइनो भी है पर वन हॉर्न बुल है, बफेलो है, टाइगर है, गॉट है, एलिफेंट है और राइनोसोरस है। बेटा वो मटेरियल जिससे सील बनी है वो टेराकोटा है, स्टेटाइट है, एगेट है। और बहुत सारी जो सील्स हैं वो रेक्टेंगुलर हैं, कुछ स्क्वायर भी हैं, कुछ रेक्टेंगुलर है, कुछ स्क्वायर हैं, पर कुछ सर्कुलर भी हैं। तो जो सील्स हैं वो रेक्टेंगुलर हैं, स्क्वायर हैं और कुछ सील सर्कुलर भी हैं। तो बेटा सील काय से बनी होती थी? टेराकोटा, स्टेटाइट, अगेट। बहुत सारी जो सील थी वो कैसी थी? रेक्टेंगुलर होती थी, स्क्वायर होती थी, पर कुछ सर्कुलर भी होती थी। हड़प्पन की जो सील है हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हैं। और अच्छा, एक बात और जो मैं बताना भूल गई, सील के ऊपर एनिमल के चित्र थे, बुल था, बफेलो थे, राइनोसोरस था। जो हड़प्पन सील्स थी वो हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन देती हैं उस टाइम की स्क्रिप्ट का, भाई कैसे लिखा जाता था, ट्रेड, व्यापार, धर्म और हड़प्पन्स के बिलीव के बारे में। बेटा हमें एक सील मिली है जिसे हम शील ऑफ पशुपति भी कहते हैं। वो ये हमें बताती है कि जो लॉर्ड शिव हैं उनमें बिलीव था हड़प्पन्स का। यहाँ पर हमें 3 फेस्ड डाइटी बोले तो एक मूर्ति भगवान की देखने को मिलती है जिसने बफेलो के हॉर्न को पहना हुआ है हेड ड्रेस में, और क्रॉस लेग्ड बैठे हुए हैं थ्रोन के ऊपर, और उनके आसपास एलिफेंट है, टाइगर है, बफेलो है, राइनो है। तो हमारे शंकर जी के आसपास भी हम सारे एनिमल्स को देखते हैं। इस वजह से सील को देखकर ऐसे लगता है कि पशुपति सील है, लॉर्ड शिव को ये लोग मानते थे। और राइनो के अलावा 2 डियर भी उनके पैरों के पास बैठे हुए हैं। दिस डाइटी हैज़ बीन आइडेंटिफाई एट पशुपति महादेव। और इस डाइटी को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया हमने कि भाई ये कौन है? पशुपति महादेव है। पशुपति मतलब, पशु मतलब होता है एनिमल, पशु मतलब होता है बेटा एनिमल, पशु मतलब होता है एनिमल और पशुपति मतलब एनिमल के। तो पशुपति महादेव से आइडेंटिफाई किया क्योंकि आसपास सारे एनिमल ही दिखते हैं। कौन कौन से एनिमल दिख रहे हैं? डियर दिख रही हैं, बफेलो, राइनो, एलिफेंट, टाइगर, और ख़ुद उन्होंने अपने सर पे किसको पहना हुआ है? बफेलो हॉर्न को पहना हुआ है। चलो, इसके अलावा एक यूनिकॉर्न सील भी मिली है। इसका मतलब है ये मिथिकल बिलीव्स में भी विश्वास रखते थे, इनके जादू वगैरह में भी विश्वास था। द सील्स बियर सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। सील के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसे हम आज तक डिसिफर नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। जो सील्स थी वो मेनली कमर्शियल पर्पसेस के लिए प्रोड्यूस की गई थी। जो सील्स थी उन्हें ट्रेडर यूज़ करते थे अपने स्टैम्प को, मतलब गुड को स्टैम्प करने के लिए। जो सील्स हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोड्यूस की जाती थी। सील्स को ट्रेडर यूज़ करते थे टू स्टैम्प देयर गुड्स। पहले जो बैग होता था उसे टाई मतलब बांध दिया जाता था, उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी, लेयर ऑफ वेट क्ले, और उसके ऊपर एक नॉट बांध दी जाती थी और फिर उस सील को उसके ऊपर प्रेस कर दिया जाता था। मतलब जब गीली मिट्टी के ऊपर आप कोई कॉइन चिपकाओगे तो कॉइन में जो भी कुछ डायग्राम बना होगा, जो भी कुछ एनग्रेविंग होगी वो उस मिट्टी के ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही सील के ऊपर जो भी कोई एनग्रेविंग थी वो वेट क्ले के ऊपर आ जाती थी।
अगर बैक डेस्टिनेशन तक अपनी सील इंटैक्ट रख पाता है, इसका मतलब है कि उसके साथ टैम्परिंग नहीं हुई है। जब देखो इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था उस टाइम, नेशनल ट्रेड भी होता था, तो एक गुड को दूसरी जगह ले जाने के लिए पहले उसको पैक किया जाता था, फिर उसमें नॉट बांधी जाती थी, उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी, गीली मिट्टी के ऊपर सील लगा दी जाती थी। अगर सील इंटैक्ट है मतलब गुड के साथ टैम्परिंग नहीं हुई है, नहीं तो हो सकता है किसी ने बीच में गुड्स को ओपन किया हो, छेड़छाड़ की हो। ये हमें ये भी बताता है कि जो सील है उसके थ्रू आप सेंडर और ऑनर को ईजिली पहचान सकते हो। इट ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर और ऑनर। ये जो सील्स थी ये डिफरेंट रीजन्स में हमें मिली हैं। ये इंडिकेट करती है हड़प्पन ट्रेड को, जो बहुत वास्ट एरिया में होता था। मैं क्या बोल रही हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड भी ये करते थे। बाद में हमें लोथल में बहुत बड़ा सा डॉकयार्ड मिला है उस टाइम का। प्रोबेबली जो सील्स हुआ करती थी उन्हें एमुलेट्स की तरह भी यूज़, मतलब ताबीज़ की तरह भी यूज़ किया जाता था। कैरिड ऑन द पर्सन ऑफ देयर ओनर। ओनर जो होता था, तो जो उसके नौकर वगैरह होते थे, वो उसको एमुलेट ताबीज़ की तरह लटका लेते थे। एज मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आज हमको स्कूल में पढ़ते हो तो भी आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, टीचर होंगे तो आइडेंटिटी कार्ड, आप किसी ऑफिस में जाते होंगे तो आइडेंटिटी कार्ड पहनते हैं। ऐसे ही एमुलेट्स की तरह, मतलब गले में पहनने वाले माला की तरह सील को लटकाया जाता था। कौन लटकाते थे? बहुत सारे पर्सन। और किसके लिए? अपने ऑनर के लिए, मतलब कि भाई हम इस बंदे के अंदर काम करते हैं, वो दिखाता था ये सील को पहन लेना। बेटा बियर्डेड मैन को हम पढ़ेंगे हमारे पार्ट 2 में।